हेलो एंड वेलकम। इसमें हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये वीडियो नंबर 5 है हमारे लिए। इससे पहले 4 वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो को देखना, और इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको नोट जरूर कर लेना, आपके लिए एग्जाम में वो बेनिफिट करेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है। मीन्स इसमें मैं इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड करूंगा, उसका हिंदी में मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा, और जो उसका आंसर सही है गलत है वो क्यों गलत है, और उसका सही आंसर क्या है वो पूरे का पूरा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सैंडस्टॉर्म। कहते हैं कि जो सैंडस्टॉर्म होते हैं उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं इनमें से। सबसे पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर यील्ड, जो एग्रीकल्चर यील्ड है हमारी वो कम होगी। सेकंड नंबर ऑप्शन है इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, जो आइस है वो ज़्यादा मेल्ट होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड है डिस्टर्ब्स मेरीन फूड वेब, जो मेरीन हमारा जो समुद्री जीवन का जो फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है, और ऑप्शन नंबर थर्ड वो हमारी गलत है। अगर ऑप्शन नंबर थर्ड निकाल दीजिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर ट्रांसबाउंड्री मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स। तो ये जो ट्रांसबाउंड्री मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं, मीनिंग ये जो नेचुरल जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको कोई भी बाउंड्री, किसी देश की बाउंड्री रोक नहीं सकती है। मीन्स अगर कोई कहीं डेजर्ट है, कहीं फॉरेस्ट है, वो एक किसी कंट्री में नहीं होगी पर्टिकुलर, और कोई नेचुरल डिजास्टर है वो भी किसी कंट्री की जो बाउंड्री है वो उसको लिमिट नहीं कर सकती, वो उसके आगे भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप अर्थक्वेक की बात करो, अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं आएगा। हाँ, अगर उसका फोकस सेंटर में होगा अलग बात है, अगर वो बॉर्डर की किसी एरिया में आएगा तो दूसरी कंट्री में एंटर कर जाएगा। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे? दे इफेक्ट एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा, एनर्जी को इफेक्ट करेगा, कौन सा ये सैंडस्टॉर्म की बात चल रही है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा, एविएशन को इफेक्ट करेगा, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेगा। और सेकंड बात है कि जो ग्लेशियर वो कैसे ज़्यादा होंगे मेल्ट, क्योंकि जब ये सैंडस्टॉर्म है वो डिपॉजिट हो जाएगा ग्लेशियर्स पे, और उसमें से वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिससे कि जो आइस है उसकी मेल्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन पे इम्पैक्ट करेगा। हाँ, लेकिन जो हमारी मैराइन लाइफ है उस पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड सही नहीं थी। तो इट मीन्स जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है द एंडेमिसिटी इज अ स्टेज वेयर डिजीज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सर्टेन पॉपुलेशन और अ गिवन जोग्राफिकल एरिया। कहते हैं कि ये जो एंडेमिसिटी है ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि बीमारी जो डिजीज है वो हर समय रहती है। हो सकता है वो किसी पॉपुलेशन में, थोड़ी सी पॉपुलेशन में हो, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल सके, ये इसका मीनिंग है। सेकंड है एपिडेमिक रेफर्स, ये जो एपिडेमिक ये किसको रेफर करती है? एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड इट्स स्प्रेड थ्रू आउट वन और मोर पॉपुलेशन। कि ये जो एपिडेमिक है ये बड़े लेवल पे होती है, कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है चिकन पॉक्स एंड मलेरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपिडेमिक। तो हमें पता है चिकन पॉक्स एंड मलेरिया एपिडेमिक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलेशन को हर्ट नहीं करती, आउटब्रेक नहीं होता, जैसे कि कोरोना का हुआ था। कोविड-19 इज अ एपिडेमिक, लेकिन ये जो चिकन पॉक्स एंड मलेरिया है ये एपिडेमिक नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड हमारी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इसके बारे में। एंडेमिक्स इंक्लूड्स, जो एंडेमिक्स है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एंडेमिक्स वही है ना कुछ जो थोड़े टाइम के लिए जहाँ नॉर्मल पॉपुलेशन को रहता ही रहता है, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, ये एंडेमिक्स है। मीन्स कुछ एरिया में कभी कभी मिल सकता है, ये आउटब्रेक नहीं होता। जो एंडेमिक है उसके जो टाइप होते हैं वो है होलो एंडेमिक डिजीज। दिस काइंड ऑफ डिजीज अफेक्ट मोस्टली चिल्ड्रन। अगर कोई बीमारी बच्चों को अफेक्ट करे उसको कहते हैं होलो एंडेमिक डिजीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे मलेरिया हो गया, ये एक होलो एंडेमिक डिजीज है। उसके बाद है हाइपर एंडेमिक डिजीज। तो दीज टाइप ऑफ डिजीज जो कि इफेक्ट करती हैं बड़े एज ग्रुप को,
लगभग जितने भी ऑल एज ग्रुप होते हैं उनको इफेक्ट करती है, जैसे कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड चिकन बॉक्स। तो ये किसी को भी हो सकती है, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम लोग इसी आगे चलते हैं कुछ ऐसी डिजीज़, क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरल डिजीज़ है। मैंने कोशिश करी कि कुछ जो बैक्टीरियल डिजीज़ है इंपॉर्टेंट वाली वो यहाँ पर लिख दूँ, जैसे कि लेप्रोसी, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टेटनस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ट्रैकोमा, ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड फीवर, तो दे ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज़। उसके बाद देखते हैं वायरस वाली डिजीज़ कौन सी है। वायरल डिजीज़ एड्स, सेकंड है इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, मेजल्स, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, रेबीज एंड सार्स। तो दीज ऑल आर वायरल डिजीज, और वायरस डिजीज इनको कहते हैं। प्लीज़ इनको नोट कर लेना, एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है प्रोटोजोआ डिजीज। प्रोटोजोआ डिजीज में आता है मलेरिया एंड काला आजर। तो ये वो डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ डिजीज होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The World Heritage Convention 1972 sets out the duties of state parties in identifying potential sites and their role in protecting and preserving them। तो कहते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसमें ये बताया गया कि जो भी पार्टीज़ है ना, स्टेट पार्टीज़ फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज़ हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। सबसे पहली ड्यूटी है कि उनको साइट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रिजर्व करना है। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972। जो इंडिया इसने इसको साइन कर रखा है, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली कन्वेंशन को। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है हमारे पास रंपा टेम्पल इन तेलंगाना इज डिक्लेयर्ड एज 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो अगर मैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करूं तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सभी की सभी करेक्ट स्टेटमेंट है। रंपा टेम्पल अभी 39th थी जो हमें एज अ उसको कल्चरल साइट हमने उसको डिक्लेयर किया है। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या इसमें। इंडिया में एट टाइम हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 40 है, उनका नंबर 40 हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा 2-3 मंथ या 4 मंथ पहले तो आपने 38 ही पढ़ी होंगी, लेकिन अभी ये 40 हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो याद रखना, और ये करंट में है। अब इसमें 32 ऐसी है जो कि कल्चरल साइट है, 7 ऐसी है जो कि नेचुरल साइट है, और 1 ऐसी है जो कि मिक्स्ड साइट है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अभी जो धौलावीरा है वो 40th साइट अभी ऐड हुई है, 40th, एंड रंपा टेम्पल है वो 39th ऐड हुई थी, ठीक है। और दोनों की दोनों कल्चरल साइट है, दोनों की दोनों कल्चरल साइट है। अब लेटेस्ट यही ऑपरेशन हुआ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जुलाई 2021 में धौलावीरा ऐड हुई है एज अ 40th, एंड उससे पहले था जो जुलाई, उसी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने रंपा टेम्पल को ऐड किया था इसमें। और जयपुर सिटी है वो 2019 में ऐड हुई थी कल्चरल साइट में एज अ 38th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर आपको याद करना हो 38th आप याद कर सकते हो जयपुर हो गया, 39th हमारे पास है रंपा टेम्पल, एंड 40th हमारे पास है धौलावीरा। ये हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी भी साइट है, तो आप याद रख सकते हो। देर आर 46 साइट्स ऑफ इंडिया ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। तो इट मीन्स अभी हमारे यहाँ जो टोटल लिस्ट में 40 साइट्स ही हैं, लेकिन 46 टेंटेटिव है। तो जो नेक्स्ट 6 हैं वो अभी टेंटेटिव है, इन फ्यूचर वो भी ऐड हो सकती हैं। इट मीन्स जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मार्च मंथ में कर रहा हूँ, तो इट मीन्स हो सकता है कि जब तक आपका एग्जाम हो, जो 6 जो ऐड है वो ऐड हो जाए। तो मैं आप वो भी आपको बता दूंगा वो कौन कौन सी साइट्स है, तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। जो पहली साइट है वो है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये टेंटेटिव साइट है, इट मीन्स मे बी इन फ्यूचर ये भी ऐड हो सकती है। सेकंड हमारे पास है घाट ऑफ वाराणसी, ये भी ऐड हो सकती है उत्तर प्रदेश में। अगर सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात करें, इसके बारे में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है वो याद कर सकते हो आप। एक तो ये लार्जेस्ट टाइगर ऑक्यूपाइड फॉरेस्ट है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन भी है। तो टाइगर का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो सबसे बड़ा है और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है सतपुरा टाइगर रिजर्व। थर्ड है हमारे पास मेगालिथिक साइट ऑफ हेरबैंकल, ये कर्नाटका में है। फोर्थ साइट हमारे पास है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, ये महाराष्ट्र में है। फिफ्थ है बेलघाट लेमघाट, ये नर्मदा वैली पे है। उसके बाद है टेम्पल्स ऑफ कंचीपुरम, ये तमिलनाडु में है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स है आप याद रख सकते हो, आने वाले टाइम पे ये हमारे यहाँ ऐड हो सकती है। अब एक लिस्ट दी गई है कि जो टोटल 40 साइट हम लोगों ने अभी देखी हैं जो यूनेस्को के अंडर आती हैं,
उनके नाम, ये जो लिखे हैं पहले वो 32 होंगी हमारी कल्चरल साइट। इसको एक बार देख लेना, जैसे ताजमहल हो गया, खजुराहो हो गया, हम्पी हो गया, जनता केव्स हो गई, इलोरा हो गया, बोध गया हो गया, सन टेम्पल हो गया, रेड फोर्ट हो गया। साथ में इनके नाम भी याद कर लेना, मैं वीडियो स्लोली ऊपर करूँगा ताकि आप इसको रीड कर सको, इसके नोट्स बना लेना। कई बार अलग से इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि सन टेम्पल कहाँ पर है, एक और क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, अप्रॉक्सीमेटली 2007 की बात है, तो प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सन टेम्पल कहाँ पर है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको। चोला टेम्पल हो गया, तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है, मैं थोड़ी स्लोली वीडियो नीचे करूँगा ताकि आप इसको रोक के इसको ऐड कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे पिंक सिटी जयपुर, ये देखो, ठीक है, ये भी ऐड हुआ है। फिर है हमारे पास नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो जो नेचुरल साइट है वो 7 है। फॉर एग्जांपल काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कोलेडो नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये टोटल 7 है, वो हमारी नेचुरल साइट्स में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल साइट, ये एक ही, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे इंडिया में एक ही ऐसी साइट है जो कल्चरल नेचुरल मिक्सड है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इन इंडिया, कहते हैं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें इंडिया में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट पे भाई बताओ क्या सही है कि गलत है, तो देख लेते हैं जी। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट, इसको प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 360, तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको आर्टिकल 360 के अंदर प्रोक्लेम किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है, विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ इट्स इशू, ये यहाँ पर थोड़ी बात है, देखते हैं चलो आगे क्या इशू है यहाँ पर। इशू तो है भाई, क्योंकि इशू लिखा है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या ऑप्शन है, अंडर दिस all money bills of state legislature can be reserved for the constitution or constitution या consideration of the president, तो जितने भी सारे के सारे स्टेट के मनी बिल हैं उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड में कोई इशू है, और इशू क्या है मैं अभी बताऊंगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो 1 मंथ लिखा है ना, ये इशू है जी, यहाँ है 2 मंथ, बस इतना सा इशू है। तो ध्यान से पढ़ना जब भी स्टेटमेंट पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। तो कई बार ना यूपीएससी ऐसा करती है, बड़ा आपको कुछ डीप आ जाता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा। तो ये सही है कि बोथ हाउसेज को पास करेंगे, लेकिन वो विद इन 2 मंथ है, तो ध्यान रखना आपने, ठीक है। यहाँ बता दूँ, ये जो 1 मंथ का ऑप्शन है ये ओनली फॉर नेशनल इमरजेंसी है, अगर कहीं नेशनल इमरजेंसी की बात हुई होती तो उसमें था हमारे पास 1 मंथ। और आपको ये भी बता दूं, नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 में, जो स्टेट इमरजेंसी है जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं वो 356, एंड जो हमारे पास है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे कि आप देख चुके हो, 360 आर्टिकल। तो इनके आर्टिकल्स नोट डाउन कर लेना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग सर्टिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल फीचर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल टेरिटरी, कहते हैं कि जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, अगर उस एरिया से कोई प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा है, उसमें कोई फीचर है, तो वही उसको आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी यूज करते हैं, मीन्स ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है कोई भी प्रोडक्ट। सेकंड है, इट इज़ कवर्ड अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, ये जो WTO का ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी WTO है, उसके एग्रीमेंट के अंडर इसको कवर किया जाता है। थर्ड है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क इन इंडिया। तो भाई साहब तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब GI टैग जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन एक आया तो एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा कि ये पूछ लेगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो उसी चक्कर में मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल दी है, बताऊंगा आपको। GI टैग इज एब्रीविएशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग ऑफ इंडिया, हम लोग देख चुके हैं, ये तो बेसिक सी बात है। सेकंड है, इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑफ 15 सितंबर 2003,
तो 15 सितंबर 2003 को इसको इफेक्ट में लाया गया है। इट इज़ यूज्ड फॉर, ये किन के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, जो खेती बाड़ी के प्रोजेक्ट हैं। नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो भी नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनके लिए। उसके बाद है दिस टैग इज़ वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद हमें इसको दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैड लॉन्च्ड द लोगो, यही जो मिनिस्ट्री हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये लोगो लॉन्च करती है। टैगलाइन देगी इसको किसको जी, जोग्राफिकल इंडिकेटर को। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो ये कहाँ पर इसका ऑफिस है, लोकेटेड एट चेन्नई में है। इंडिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको फर्स्ट टाइम जीआई टैग मिला था, वो था हमारा दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग टी 2004 में, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये ना एक एक्ट है जिसके अंडर इंडिकेटर दिए जाते हैं, जीआई टैग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो सर्टिफिकेट का नाम भी याद कर लेना आप लोगों ने। इंडिया एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, ध्यान रखना इस बात को, और वो कंप्लाई कर रहा है इस पूरे के पूरे जो पेटेंट राइट वाला है उसको अपने पे ले रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो ट्रिप्स है, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके अकॉर्डिंग इंडिया भी काम कर रहा है, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस आर टिपिकली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं, फूड स्टफ के लिए यूज़ करते हैं, वाइन के लिए, स्पिरिट ड्रिंक्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें एक गुच्ची मशरूम है, तो याद रखना गुच्ची मशरूम जम्मू एंड कश्मीर का है, उसको अभी अभी मिला है जीआई टैग, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव मशरूम है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद जो सबसे टॉप पोजीशन है जीआई टैग में, वो है हमारे पास तमिलनाडु एंड कर्नाटका, दो ऐसी स्टेट है जिनके पास 43 प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे स्टेट कौन सी है जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, तो इसको भी देख लेना, क्योंकि अब जो यूपीएससी का पैटर्न है वो थोड़ा सा एनालिटिकल है, वो ट्रेंड पूछ रहा है, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज करता है भाई, ये बताओ। ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए एंड वर्ल्ड बैंक। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो ऑब्वियस है आईएलओ ही आएगा इसमें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या इसमें। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये जो यूनाइटेड नेशन है उसकी ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। तो चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना। यूएन की जो 6 बॉडीज़ हैं ना, इसके 6 ऑर्गन है, चलो मैं ये बता देता हूँ। आपने उन 6 ऑर्गन के नेम लिखने हैं एंड उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जल्दी जल्दी बताओ। उसके बाद है इट इज़ ओनली ट्राई पार्टी यूएन एजेंसी, तो ये ट्राई पार्टी, अब इसमें ट्राई पार्टी कौन कौन से 3 यूनिट्स आएंगी। सबसे पहले इसमें हो गया जी गवर्नमेंट, सेकंड हो गए एम्प्लॉयर्स एंड थर्ड हो गए वर्कर्स, ये इनको मिला के बनती है, और इसमें 187 मेंबर स्टेट है। एम क्या है इसका, प्रमोट करना राइट एट वर्क, जो भी उनका जो वर्कर है उनको राइट एट वर्क है। एनकरेज करना डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि उनको अच्छे से वो काम कर सके। एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथन डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज, तो मीन्स जो वर्कर क्लास है उसको स्ट्रेंथन करने की बात चल रही है। हिस्ट्री इसकी क्या थोड़ी सी देख लेते हैं। ये जब एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में बाय ट्रीटी ऑफ वर्सल्स एज एफिलेटेड एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो ये जो लीग ऑफ नेशंस ने इसको वर्सलाइल ट्रीटी को यूनाइटेड नेशन का जो पार्ट बना था वो 46 में बन गया था, 1946 में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का, याद रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद कुछ ऐसी और रिपोर्ट्स हैं जो कि आईएलओ पब्लिश करता है, जैसे कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो भी हम लोगों ने देखी है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट यही पब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल्जीरिया इज अ पार्ट ऑफ मेघरब रीजन। सेकंड है
द मैग्रेव रीजन बॉर्डर्ड द मेडिटेरेनियन सी। और ये थर्ड वैसे लिखा गया, इसमें पूछा गया कि इनमें से स्टेटमेंट सही कौन सी है। तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉर टू। अब इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं किस रीजन की बात हो रही है। ये रहा अल्जीरिया, ये इसी कंट्री की बात हो रही है। और ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन, ये रहा स्पेन। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्टेट, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हो। इसी रीजन की बात हो रही थी इस न्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कहते हैं नीचे वाली स्टेटमेंट को बताओ क्या है। ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, द SDR इज एलोकेटेड टू मेंबर्स ऑफ IMF इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कोटाज। जितना उनका कोटा होता है उसी हिसाब से उनको जो IMF में प्रपोर्शन मेंबर्स को मिलता है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डू नॉट इनकॉर्पोरेट SDR। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें SDR नहीं आते हैं, ये स्टेटमेंट कहती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, द SDR बकेट्स ऑफ करेंसी इंक्लूड्स ओनली US डॉलर, जापानीज येन एंड यूरोज। तो भाई ये दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरी भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये दो गलत है, वो क्यों गलत है देख लेते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SDR नाइदर अ करेंसी नॉर क्लेम ऑन द IMF। ना तो भाई ये करेंसी है, ना इसको हम लोग IMF पे क्लेम कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है, इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ IMF। कितना हम IMF की करेंसी को यूज़ कितना कर सकते हैं, ये वो है, क्लेम है बस, और कुछ नहीं मेंबर्स का। क्लियर। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा जो इंडिया का रिजर्व है वो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उसको 678 मिलियन क्रॉस कर लिया है। तो जो अभी हमारा जो लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू 21 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो 678 मिलियंस को क्रॉस कर चुका है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड रिजर्व आते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये देखो जी आते हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कह रही थी कि ये नहीं आते, नहीं भाई आ रहे देखो। ठीक है जी, चलो। तो उसके बाद है SDR जो हमारे पास है, बकेट में कौन कौन सी करेंसी आती है, US डॉलर आता है, यूरो, जापानीज येन, पाउंड एंड चाइनीज करेंसी। तो इट मीन इसमें टोटल 5 करेंसी आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज और आर यूज्ड टू मेजर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो GDP है हमारी उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट को यूज करते हैं। पर्सनल कंजप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, थर्ड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर भाई मैं देखूं इसको तो चारों की चारों को हम लोग जो ऑल 4 ऑप्शंस है दे आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे मन में होगा कि ये कैसे चारों सही हो गए, तो देखते हैं। पहले तो GDP की फुल फॉर्म आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये है क्या, GDP इज मॉनेटरी वैल्यू। देखो मैं जो वर्ड अंडरलाइन करूंगा उसको ध्यान से समझना, ये एक मॉनेटरी वैल्यू है किसकी है भाई, ऑल फिनिश्ड, जितने भी फिनिश्ड क्या है गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री। अब कंट्री में किसी में बाउंड्री में ड्यूरिंग अ स्पेशल पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है GDP प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री। कंट्री कैसी है वो GDP बताती है, उसका एक ओवरव्यू देती है, एस्टिमेट करती है इकोनॉमी की साइज का, उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है और वो ग्रो किस रेट से कर रही है। इसको कैलकुलेट करने के टोटल 3 वेज हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर के बेस पे, प्रोडक्शन के बेस पे, एंड हमारे पास है इनकम के बेस पे। तो अगर देखें हम लोग चारों के चारों ऑप्शन वो इन 3 कैटेगरी में अच्छे से फिट होते हैं। तो आप एक करके देखना इसको फिट, तो आपको पता चल जाएगा कि चारों ऑप्शन सही क्यों है। इंडिया की जो GDP है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एक एजेंसी है उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, ये इसको कैलकुलेट करता है। और इंडिया को जो कैलकुलेट करता है जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेक करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, UT ऑफ लद्दाख के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इट एक्सटेंड फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर इन नॉर्थ टू द मेन ग्रेट हिमालयन इन द साउथ। ऑप्शन नंबर सेकंड है, द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इज होम ऑफ इंडस
स्योक एंड नुब्रा रिवर वैली। थर्ड है नुकुला वेयर द रिसेंट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ टुक प्लेस अलोंग द LAC इज लोकेटेड इन लद्दाख। हमें ये तो पता है, इसमें ढूंढना क्या है, नॉट करेक्ट, सही क्या नहीं है। देखो ये तो स्टेटमेंट की नकुला तो हमें पता है कि कहाँ पर है, वो जो स्टैंड ऑफ था वो गलवान वैली में था, यहाँ पर नहीं था, तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। एंड सेकंड भी जो सही नहीं है ये भी गलत ही है, ठीक है। क्यों गलत है अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है बी, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है, ध्यान रखना है यहाँ पर। उन्होंने रॉन्ग पूछा है, करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सही क्या देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे सही है। अब ना इसमें जो मैप की बात है, मैप ध्यान से देखो, मैप से क्वेश्चन बनाइए वाला टोटल, ये लद्दाख वाला रीजन है ये सारे का सारा, जो भी कट होगा ना लद्दाख ये वाला पूरे का पूरा। अब उसमें गलवान वैली ये रही, क्योंकि यहाँ पर इशू था, स्टैंड ऑफ था। अक्साई चीन ये वाला रीजन रहा, जिसको कि चाइना ने हमसे 1962 में छीन लिया था। ऑक्यूपाइड वाई, हाँ है इंडिया का ये, इसको इंडिया ही क्लेम कर रहा है, लेकिन ऑक्यूपाइड इसको चाइना कर रहा है। हॉट स्प्रिंग ये रहा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रही रेड वाली, ठीक है। पेंगेंगसो लेक यहाँ पर है, ये रही, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये रहा कारगिल, और ये वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। मैप को ध्यान से देखना, थोड़ा सा और डीप लेके जाऊंगा आपको इसी मैप में। ये रहा मैप, तो यहाँ पर एक और है सियाचिन ग्लेशियर, इसका भी आपने नाम सुना होगा। इनकी पोजीशन याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। गलवान वैली, ये क्लैश यहाँ पर होता है गलवान वैली में। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये लद्दाख वाला रीजन है, अक्साई चीन है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये वाली, ये, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK है। ये क्लेम इंडिया करता है, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के पास है। चलो जी, अब जो हमारे पास है नाकुला वैली वाला, वो सिक्किम है भाई साहब। यहाँ पर ये रहा नाथुला, डोकलम, ये डोकलाम है, यहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, यहाँ पर भी हुआ था। और ये बढ़िया, ये जो इंडिया का मैप बिग है, उसका स्मॉल पार्ट सिक्किम वाला शो कर रहा है। ये रही चुम्बी वैली, चुम्बी वैली ये वाला है, ठीक है। और यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो छोटा सा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो जो मैप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। बॉर्डर ऑफ ट्राई जंक्शन ये वाला पार्ट हो गया, डोकलाम वगैरह, तो ध्यान से मैप देखना। और इस साइड नेपाल है हमारे यहाँ, ये भूटान है, ये चाइना है, और ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है जी। चलो, तो ये रहे 10 क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो के। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छे रहे होंगे, आपने ध्यान से सुना होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वही बात है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।